हेलो डियर स्टूडेंट, 72 बीपीएससी पीटी का एग्जाम आपका सितंबर में प्रस्तावित है। 1000 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है और बीपीएससी एग्जाम में करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो हम सब शुरू कर रहे हैं इस करंट अफेयर्स सीरीज को। ये आपको साप्ताहिक वीडियो मिलेगा, वीकली करंट अफेयर्स यानी मंथ का 4 वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वाले करंट अफेयर्स की वीडियो की। आज हम सब कवर करेंगे 1 से लेकर के 7 जनवरी 2026 के बीच हुए घटनाक्रम। ठीक है, इस करंट अफेयर्स के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके समक्ष एक इन्फॉर्मेशन है। हमारा 72 बीपीएससी पीटी के लिए पेड बैच शुरू हो रहा है, टेस्ट बैच शुरू हो रहा है। 18 जनवरी 2026 को पहला टेस्ट आप सबको देखने को मिलेगा। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप टेस्ट लगाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे काम करना चाहिए। तो टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए। टोटल आपको 18 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त 2026 तक 40 टेस्ट देखने को मिलेंगे। पर टेस्ट का फी 10 रुपीज़ है। इस प्रकार से फी हो जाता है 399 रुपीज़। तो जिनको भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगा। आपको टोटल इसमें 32 सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट। सारे टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहेगा। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना कितना टेस्ट मिलेगा, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट जरूर लगाइए, इससे आपको फायदा ही फायदा होगा। करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात है कि आप करंट अफेयर्स का पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद तब आप इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि वीकली टेस्ट जो 2 आएगा हमारा अगला, वो वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। ठीक है, शुरुआत के 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देख करके आप वीडियो की गहराई को शायद उतने ढंग से अनुमानित नहीं कर सकते, उतने ढंग से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, एक ही वीडियो देखिए, पूरा देखिए करंट अफेयर्स का। उसके बाद आपको खुद नतीजा मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे जो पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 3 आएगा, उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ हम सब करंट अफेयर्स का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य बन गया है। अब यूरो जोन में 21 सदस्य देश हैं, यानी टोटल 21 कंट्री में यूरो चलता है। तो पहले 20 कंट्री में चल रहा था, अब एक और कंट्री आ गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा कंट्री है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुल्गारिया। तो बुल्गारिया जो है हाल ही में 21वां सदस्य बना है यूरोपीय देशों में जहां पे यूरो चलेगा। ठीक है, तो यूरो वहां की करेंसी रहेगी बुल्गारिया की। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुल्गारिया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स नियुक्त हुई है। उस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा गिरफ्तार कर लेने के बाद इनकी नियुक्ति हुई है। तो आपको बताना है, अभी यूएसए और उस देश के बीच काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हुआ है ऑयल को लेकर के। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो। ठीक है, यूएसए की डेल्टा फोर्स द्वारा वेनेजुएला में जा करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका अपने देश में लेते आया है और तब वहां पे राष्ट्रपति पद खाली हो गया। तो वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति जो बनी है डेल्सी रॉड्रिग्स बनी है। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस और मुद्रा है बोलीवर, एकदम याद रखिएगा। वेनेजुएला तेल भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा तेल भंडारण यहीं पे होता है, वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 8वें वेतन आयोग के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, इस आयोग को गठित करने वाला देश का पहला राज्य असम है। दूसरा है, इस आयोग को गठित करने वाला देश का दूसरा राज्य बिहार है। तीसरा है, पूरे देश में यह 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। वैसे आप याद रखिए कि 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रंजना प्रकाश देसाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इस तीनों स्टेटमेंट के संबंध में आपका क्या विचार है, नीचे दिए गए कोट में आप उत्तर चूज कीजिए। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो तीसरा का हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 4, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहां से कहां के बीच प्रारंभ हुई। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुवाहाटी से हावड़ा। गुवाहाटी से हावड़ा जो है ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, यानी अभी तक वंदे भारत में स्लीपर ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी। तो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहां से कहां तक चली है, गुवाहाटी से हावड़ा, यानी असम से पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं हम सब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चावल उत्पादन के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, भारत चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। दूसरा है, चीन चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। आपको इसमें से सही कथन चूज करना है।
तो 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी चीन को पीछे छोड़कर भारत चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे पहुंच गया है। भारत द्वारा कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादित किया गया, वहीं चीन द्वारा 142.28 मिलियन टन। वैसे अगर बात करें भारत के राज्यों की, तो भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादन किया गया वो तेलंगाना के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल के स्थान पे कौन आ गया है, तेलंगाना आ गया है, तो इसको एकदम याद रखिएगा। 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, 52 G7 शिखर सम्मेलन 14 से 16 जून 2026 को किस देश के एवियन लेस बैंस हाउते सावई में आयोजित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? G7 का 52वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ये आपको बताना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्रांस। तो इस बार जो है 2026 में G7 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? तो फ्रांस द्वारा की जा रही है। G7 एक्चुअल में क्या है? तो विकसित देशों का, जिसका अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो विकसित देशों का समूह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। पहले ये ग्रुप ऑफ 8 कंट्री हुआ करता था, जिसमें रूस भी शामिल था, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया को कब्जाया था, उसके बाद से रूस को यहां से हटा दिया गया। तो अब G7 में 7 सदस्य देश बचे हुए हैं, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा आता है। तो याद रखेंगे 52 G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? 14 से 16 जून 2026 को फ्रांस में आयोजित की जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, जो देश अध्यक्ष होता है वही समझ लीजिए कार्यभार संभालता है। जो अध्यक्ष रहेगा वही पूरे उस साल का जितना भी खर्च वगैरह है सब कुछ वही देखता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया में तेल भंडार करने वाले देश के संदर्भ में अधिक से कम की ओर सजाएं। आपके सामने 5 जो है तेल भंडारित देश हैं, इसमें ईरान है, वेनेजुएला है, कनाडा है, सऊदी अरब है और इराक है। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा किस देश में है और उसके अनुसार देश को सजाइए। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। सबसे ज्यादा जो तेल भंडारण है वेनेजुएला, इसलिए अमेरिका द्वारा अटैक किया गया है। वहां के तेल जो है तेल क्षमता को के ऊपर अधिकार करने के लिए यूएसए द्वारा अटैक किया गया वेनेजुएला के ऊपर। उसके बाद आपका सऊदी अरेबिया में है, फिर ईरान में है और फिर आपका जो है कनाडा में है और फिर इराक में है, ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा, आपको बस टॉप 1 याद रखना है, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल भंडार क्षमता है। तो समझते हैं लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है, फिर सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, फिर कनाडा और फिर इराक। बाकी आपको याद नहीं रखना है। वेनेजुएला के नंबर्स आप याद रखिए कि 303 जो है वो बैरल है, तो इसको याद रखना है आपको। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भंडारण है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से कुछ और अलग कंट्री हो जाएगा, लेकिन जो भंडारण है यानी जमा है उसको निकाला नहीं गया है, वो वेनेजुएला कंट्री है। देखिए तेल जिस कंट्री के पास है उस कंट्री के लिए एक समूह भी है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कुल देश की संख्या इसमें 15 है, जो कि आप बगल में देख सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका पड़ेगा वियना ऑस्ट्रिया में और 10 सितंबर 1960 को यह एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। यह एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट। तो कुछ हम सब स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते जाएंगे, इस करंट अफेयर्स का खास बात रहेगा। ज़्यादा मैं नहीं कवर करूंगा क्योंकि मैं ज़्यादातर जो भी क्लास लूंगा इकोनॉमिक्स वगैरह का, ज्योग्राफी वगैरह का, उसमें ऑलरेडी सारा कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वाला देश है वेनेजुएला, राजधानी है काराकस, पैसा चलता है बोलीवर। सारे तेल समूह देशों के लिए एक समूह है जिसका नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कुल देशों की संख्या बाबू 15 है। हेडक्वार्टर से वियना ऑस्ट्रिया में 10 सितंबर 1960 को एस्टेब्लिश हुआ और यह एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर BAPS स्वामी नारायण मंदिर परिसर में नीलकंठ वर्णी की 42 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जोहान्सबर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी के पहले भारतीय मूल के महापौर जो बोलते हैं मेयर को बोलते हैं, तो शहर का जो प्रमुख बनता है उसी को मेयर बोलते हैं, कौन बने हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुलकित देसाई। क्वेश्चन नंबर 10, 5 जनवरी 2026 को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में समुद्र प्रताप को शामिल किया। यह किस प्रकार की जहाज है? तो समुद्र प्रताप किस प्रकार की जहाज है ये आपको बताना है।
तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, यानी ये जो जहाज है ये प्रदूषण को नियंत्रित करता है, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करता है। समुद्री प्रताप याद रखेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स है, ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला जहाज है। क्वेश्चन नंबर 11, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन के संबंध में सही कथन चुने। पहला, इसका आयोजन दीव में किया जा रहा है। दूसरा है यह दूसरा संस्करण है, आपको इनमें से सही चूज करना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, समुद्र के किनारे वाले तट को बीच बोला जाता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आयोजन हो रहा है दीव में और बीच गेम का ये दूसरा संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के बिहटा में ड्राई पोर्ट से पहली बार कतरनी चावल को कहां के लिए भेजा गया? आपके सामने ऑप्शन है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुबई। दुबई भेजा गया है बिहार के बिहटा से, ठीक है। कतरनी चावल जो है ये भागलपुर और बांका जिले में उगाया जाता है। तो एक जिला एक उत्पाद में जो बांका को मिला हुआ है एक प्रोडक्ट, वो कतरनी चावल ही है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुबई। तो हम सब जो है बिहार के बिहटा में जो ड्राई पोर्ट है, ड्राई मतलब होता है सूखा पोर्ट, तो वहां से हम सब क्या भेजे हैं? कतरनी चावल भेजे हैं दुबई में। क्वेश्चन नंबर 13, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, विनोद कुमार चंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी नियुक्त है? तो 34 कर दी है, ठीक है, यानी 34 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिला करके 34 हो सकता है, एकदम याद रखिएगा इसको। 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, संगम कुमार साहू। एक इंफॉर्मेशन और याद रखिए, पटना हाई कोर्ट का स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 में किया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो यह भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है और ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे नवाजा गया? तो जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है। तो 15 का फिलहाल आंसर हो जाता है ए नंबर, सुप्रिया साहू। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से इन्हें नवाजा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा मिशन का मुख्य लक्ष्य 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करना है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 100 गीगावाट। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर है और फिर कुछ क्वेश्चन हम सब डीपली जो है पढ़ने वाले हैं, आखिरी के कुछ 30 प्रश्न। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 100 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 17, फरवरी 2026 में एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्पैक्ट समिट का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? यानी फरवरी 2026 में ये आयोजन होगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत। तो दिल्ली में मंडपम में, ठीक है, भारत द्वारा जो है 2026 में फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो एकदम याद रखिएगा, 100 से ज़्यादा देश जो है इसमें शामिल होंगे। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया। प्रलय मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, यह मिसाइल अपनी राह बदल सकती है, यानी टारगेट को हिट करने के लिए अपनी राह को बदल सकती है। दूसरा, यह सॉलिड फ्यूल पर चलती है, ठोस फ्यूल जो होता है, ठोस ईंधन होता है, उस पर चलती है। तीसरा, इसका परीक्षण उड़ीसा से किया गया है। तो आपको प्रलय मिसाइल के संबंध में तीनों स्टेटमेंट के बारे में सही कथन तक पहुंचना है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3। आगे हम सब प्रलय मिसाइल के डिटेल के बारे में एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 18 का हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19, नई दिल्ली में आयोजित 40वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस सम्मेलन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बेस्ट मंत्री का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो बेस्ट मंत्री का पुरस्कार जो है ये बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मिला है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसने इतिहास रचते हुए दक्षिणी ध्रुव तक
सकी करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, काम्या कार्तिकेय। और ये जो है 18 साल से इनका उम्र कम है और ये पहली भारतीय बनी है जो दक्षिणी ध्रुव पर सकी की है, ठीक है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, काम्या कार्तिकेय। क्वेश्चन नंबर 21, फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 में अर्जुन एरिगेसी ने कौन सा पदक जीता? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के अनुसार बनाई है? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार भारत जो है किस देश को पछाड़ करके अब चौथे नंबर का अर्थव्यवस्था बन गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जापान। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, यानी अब भारत चौथे स्थान पे है। सबसे ज्यादा जीडीपी के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है वो यूएसए का है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है और चौथे नंबर पे अब हमारा प्यारा भारत आ चुका है और पांचवें नंबर पे जापान खिसक गया है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 है, भारत ने वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है ओमान, तीसरा है न्यूजीलैंड। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1, 2 और 3। यानी 2025 में भारत ने ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड तीनों देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया है। तो एकदम इसको याद रखिएगा। 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24, वेब्स 2025। वेब्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उद्देश्य भारत को मीडिया और मनोरंजन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो वेब्स 2025 का जो आयोजन है ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया, इसको याद रखेंगे। और ये किससे संबंधित है? तो ये जो है विजुअल और एंटरटेनमेंट से संबंधित है, ठीक है, मनोरंजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कौन सा पहला देश बना है जिसने सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो ये रहा सोमालीलैंड और ये है सोमालिया। इससे अलग होकर एक देश बन रहा है जिसका नाम है सोमालीलैंड। तो इसको मान्यता प्रदान करने वाला जो है पहला देश बन गया है इजराइल। तो इजराइल ने ऑफिशियली जो है सोमालीलैंड को एक नया देश घोषित किया है, एक नया देश के रूप में मान्यता प्रदान की है, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। देख सकते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, तो इसको एकदम याद रखना है आपको। 25 का हो जाएगा ए आंसर, इजराइल। 26 नंबर, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पूरे विश्व का पहला देश कौन बन गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये 400 साल से जो है चलते आ रहा था पारंपरिक डाक सेवा, उसको अब फाइनली बंद कर दिया गया है इस देश के द्वारा। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेनमार्क, ठीक है। तो एकदम याद रखेंगे, डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोवा। तो गोवा का तीसरा जिला बन रहा है कुशावती, एकदम याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 28, किस संगठन द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर विश्व का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू किया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यूरोपीय संघ। और ये CBAM जो है ये द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसका फुल फॉर्म है। इस प्रश्न को हम सब आगे एक और क्वेश्चन में देखेंगे, वहां पे आपको मैं CBAM का पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूं। तो फिलहाल 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यटन मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक पर्यटन का आगमन वर्ष 2025 में हुआ? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा पर्यटक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में आए। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश द्वारा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी गई है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, तुर्कमेनिस्तान। एकदम याद रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान देश द्वारा जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को जो है ये कानूनी मान्यता दे दी गई है। यानी अब इस देश में ये तीनों चीज क्या है, लीगल रूप से आप कर सकते हैं। 30 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 31,
भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष घोषित किया गया है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, वर्ष 2026 को। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, यहां से थोड़ा सा करंट अफेयर्स का डिटेल हम सब पढ़ेंगे। 32 है, भारत की अर्थव्यवस्था का पीपीपी यानी क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार कितना स्थान है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, तीसरा। क्रय शक्ति के अनुसार जो है भारत जो है तीसरे स्थान पे है, जबकि जीडीपी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पे है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी के आधार पर इकोनॉमी दुनिया में टॉप 5 इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है यूएसए, फिर है चीन, फिर है आपका जर्मनी और चौथे स्थान पे है भारत और 5वें स्थान पे है जापान। जैसा कि हम सब देखें, भारत का जो अब अर्थव्यवस्था है वो $4.18 ट्रिलियन हो चुका है और हम सब जापान को पीछे छोड़ दिए। लेकिन क्रय शक्ति के आधार पे अगर बात करें तो पीपीपी के आधार पर, ठीक है, इकोनॉमी में अगर टॉप 3 की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है चीन, फिर है अमेरिका और फिर है भारत। भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के अनुसार है $4.18 ट्रिलियन। हम सबका मानना है कि 2047-48 तक भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी $26 ट्रिलियन। ठीक है। अगर आप बात करें कि विकसित देश किसको बोला जाता है, विकसित देश, तो इसका एक पैमाना है, याद रखेंगे। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय $13,000 पर ईयर है, यानी जिस देश में प्रति व्यक्ति लोग यानी पर लोग जो है व्यक्ति जो है वो $13,000 से अधिक कमाता है या $13,000 कमाता है, वो विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। अभी तक हम सब जो है विकसित देश की श्रेणी में नहीं है, अभी हम सब विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये नंबर को थोड़ा सा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन में बदलाव का सुझाव का प्रस्ताव किस देश द्वारा दिए जाने की घोषणा की है? तो WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बदलाव का सुझाव जो है ये यूएसए द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यूएसए द्वारा जो है क्या क्या रिकमेंड किया गया है WTO को, समझते हैं इसको। तो अमेरिका द्वारा WTO को बदलने का जो सुझाव दिया गया है, उनमें सबसे पहला जो सुझाव दिया गया वो निर्णय निर्माण में इच्छुक देश के बीच सहमति। मतलब होता क्या है कि WTO में कुल 166 सदस्य हैं और सब में जो है हमेशा मतभेद है, किसी ना किसी इशू को लेकर के मतभेद है, तो कुछ भी जो है उससे रिजल्ट यानी आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो यूएसए का कहना है कि जो भी देश का सहमति एक देश के साथ मिलेगा, ठीक है, कुछ 10 देश 5 देश एकजुट होकर एक सहमति पे एग्री होते हैं तो वो अपना कर लेंगे, ठीक है, ट्रेड को लेकर जो भी सहमति है उसको कर लेंगे। लेकिन आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर समझें कि अगर ऐसा करेगा तो फिर WTO किस काम का है ना, क्योंकि WTO में टोटल 166 मेंबर है, 166 मेंबर मिलकर WTO को बनाया है। उनमें से मान लेते हैं कि 10 अलग देश कुछ फैसला कर ले, 10 अलग देश कुछ फैसला कर ले, ठीक है, आपस में सहमति करके ही कुछ फैसला कर ले, तो वो फिर WTO का तो कुछ वैल्यू रहेगा नहीं। तो ये एक सुझाव है, ठीक है। दूसरा है गैर व्यापार वार्ता नहीं, मतलब अमेरिका का कहना है कि WTO व्यापारिक संगठन है, तो यहाँ पे सिर्फ व्यापार के अलावा कोई और इशू पे बात नहीं होना चाहिए कि रसिया यूक्रेन वॉर क्या हो गया, इजराइल गाजा वॉर क्या हो गया, ठीक है, ये सब बात नहीं होगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात बोला है ये भारत के लिए समझेंगे आप सब। टोटल WTO के अनुसार 3 अर्थव्यवस्था है, अमीर या विकसित अर्थव्यवस्था जो कि यूएसए जापान वगैरह की है, उभरती अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत चीन ब्राजील ये सब उभरती अर्थव्यवस्था है, कम या अल्प विकसित जितने भी अफ्रीका के कंट्री हैं वो अल्प विकसित है। तो यूएसए का कहना है, अमेरिका का कहना है कि ये जो उभरती अर्थव्यवस्था को आप अतिरिक्त छूट देते हैं, टैक्स हम सबको टैक्स देना पड़ता है क्योंकि अमीर या विकसित देश को अधिक टैक्स देना पड़ता है, समझ रहे हैं बात से, और उसका लाभ जो है उभरती अर्थव्यवस्था और कम अल्प विकसित देश उठाते हैं। लेकिन यूएसए का कहना है कि उभरती अर्थव्यवस्था को गरीब ना माना जाए, उसको अमीर माना जाए, ठीक है, और सिर्फ 2 ही टाइप का अर्थव्यवस्था होना चाहिए। कौन कौन सा? एक अमीर या विकसित अर्थव्यवस्था, एक कम या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो इससे तो भारत को दिक्कत हो जाएगा क्योंकि भारत अगर अमीर मान लिया जाएगा तो हम सबको जो भी छूट मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इंडिया द्वारा इसका अपोज किया गया है, समझ रहे हैं। तो यूएसए द्वारा ये 3 प्रमुख सुझाव दिए गए थे, तीनों ऑलरेडी आप समझ गए। अब ये WTO का मानना है नहीं मानना है वो तो अभी बात की बात है। फिलहाल ये तीनों से एक इशू से क्या है हम सबको दिक्कत है, ये तीसरा वाला जो किया गया है कि उभरती अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त छूट ना दे, ठीक है, सिर्फ 2 ही टाइप का अर्थव्यवस्था हो, एक अमीर का अर्थव्यवस्था और एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। उभरती अर्थव्यवस्था को कोई छूट वगैरह ना देने की बात यूएसए द्वारा किया गया है। तो ये 3 सुझाव दिया गया है अमेरिका द्वारा WTO को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके ऊपर, फिर हम सब आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, बॉन्ड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, मरुस्थलीय क्षेत्र को हरियाली में पुनर्स्थापित करने से। तो अभी ये क्यों चर्चा में है बॉन चैलेंज, इसके ऊपर हम सब बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा मरुस्थलीयकरण जो है बढ़ा है, तो इसी के संबंध में बॉन चैलेंज जो है सुर्खियों में है, बात करते हैं हम सब। तो पूरी दुनिया में मरुस्थल तेजी से बढ़ रहा है, बॉन चैलेंज को समझते हैं। बॉन एक शहर का नाम है, तो याद रखेंगे 2030 तक सारे कंट्री ने क्या निर्णय लिया कि 350 मिलियन हेक्टेयर मरुभूमि को पुनर्स्थापित करना लक्ष्य रखा, ठीक है, यानी इसको हरियाली में कन्वर्ट करेंगे, ये लक्ष्य रखा। इस 350 मिलियन हेक्टेयर में भारत द्वारा जो लक्ष्य रखा गया, भारत द्वारा कहा गया कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर, यानी ये 350 मिलियन हेक्टेयर जो मरुभूमि है उसमें 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। मरुस्थल को कम करने के लिए भारत का प्रयास भी किया गया, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन, ये 17 जून 2025 से शुरू हुआ है। अरावली आप बहुत ज्यादा सुर्खियों में सुने होंगे, ठीक है, यहाँ पे अरावली को हटाने की बात कही गई। सब जगह मरुस्थल को तेजी से रोकने की बात कही जा रही है, हमारे यहाँ अरावली को हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया है। लेकिन आप सबको शायद पता नहीं होगा कि सरकार का एक योजना है अरावली के चारों ओर 5 किलोमीटर पेड़ लगाना, इसे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कहा जाता है। इससे क्या होगा, तो मरुस्थल जो है, मरुभूमि का जो तेजी से बढ़ावा मिल रहा है उसको रोका जा सकता है। तो एकदम याद रखेंगे कि भारत सरकार का लक्ष्य 26 मिलियन हेक्टेयर मरुभूमि को पुनर्स्थापित करना। दूसरा है कि भारत सरकार का मरुभूमि को कम करने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है 17 जून 2025 से, उस मिशन का नाम है ग्रीन इंडिया मिशन, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। अरावली के चारों ओर 5 किलोमीटर पेड़ लगाया जाएगा, एक वॉल के तरह अरावली के चारों ओर पेड़ लगाया जाएगा, इसे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कहा जा रहा है। और बॉन चैलेंज समझ गए होंगे, बॉन चैलेंज में 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर मरुभूमि को पुनः हरियाली में कन्वर्ट करना, ये बॉन चैलेंज का लक्ष्य है, एकदम इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में डीआरडीओ ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता कितनी है, यानी ये कितने किलोमीटर तक जो है टारगेट को हिट कर सकती है, तो ये आपको बताना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 3500 किलोमीटर तक। आइए जानते हैं K4 मिसाइल के बारे में। K4 मिसाइल के बारे में याद रखेंगे, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है, इसलिए इसको बोला जाता है कलाम मिसाइल। SLBM, इसको हम सब सबमरीन से लॉन्च किए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही आपको समझ में आएगा, तो ये क्या होता है कि सरफेस से हवा में जाता है और हवा से फिर ये सरफेस पे वापस सतह पे गिर जाता है। कितने ऊपर जाता है, तो 100 किलोमीटर, मतलब अंतरिक्ष के ऊपर भी जाकर के वापस फिर ये आकर के टारगेट को हिट करता है, तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इस वाले मिसाइल को यानी K4 मिसाइल को हम सब किस पनडुब्बी से परीक्षण किए, तो INS अरिघाट, याद रखेंगे, कहाँ किए, तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और खास बात इस मिसाइल की क्या है, तो K4 मिसाइल की खास बात है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, ठीक है, यानी ये न्यूक्लियर जो बम होता है उसको ले जाने में सक्षम है K4 मिसाइल। तो अभी इस श्रेणी की और मिसाइल का परीक्षण करना बाकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, इसको DRDO द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा नरसापुरम लेस शिल्प, जिसे अन्य नाम क्रोशे लेस शिल्प है, इसका नाम प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इस वाले जो शिल्प है, ये जो आप देख रहे हैं शिल्प, इससे महिलाओं को काफी हद तक रोजगार मिला है इस वाले राज्य में। तो ये किस राज्य की बात की जा रही है, नरसापुरम लेस शिल्प की बात किस वाले जगह से की जा रही है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है इस शिल्प के बारे में चर्चा किया गया था, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नरसापुरम लेस शिल्प याद रखेंगे, गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस देश ने चुंबकीय लेविटेशन के माध्यम से मैगलेव ट्रेन का परीक्षण किया है। अभी मैं समझाऊंगा चुंबकीय लेविटेशन क्या होता है, मैगलेव ट्रेन क्या होता है, फिलहाल आप इसको बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, चीन, ठीक है। आइए समझते हैं चुंबकीय लेविटेशन क्या होता है और मैगलेव ट्रेन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। जब भी चुंबक का क्या कैसे काम करता है, तो नॉर्थ चुंबकीय क्षेत्र और साउथ चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को पकड़ के रखता है, यानी नॉर्थ रहेगा और साउथ रहेगा तब एक दूसरे को चिपक के रहेगा, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन साउथ साउथ ही रहे और नॉर्थ नॉर्थ ही रहे, यानी नॉर्थ
चुंबकीय बल के ऊपर नॉर्थ ही रहे तो वो एक दूसरे को दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण करेगा। समझ में आ रहा है? तो चाइना द्वारा क्या किया गया, पटरी जो बनाया गया वो नॉर्थ चुंबकीय क्षेत्र वाला बनाया गया, या आप समझ लीजिए कि साउथ चुंबकीय क्षेत्र वाला बनाया गया, या दोनों में से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र वाला बनाया गया। सिंपल सा बात है, पटरी बनाया गया। अब ट्रेन को हवा में लटका दिया। पटरी पे ट्रेन चलती है लेकिन ट्रेन जो है कहाँ है, हवा में है। कैसे हवा में है? क्योंकि जिस चुंबकीय क्षेत्र को चाइना द्वारा बनाया गया है वो सेम टू सेम चुंबकीय क्षेत्र को ट्रेन में बनाया गया है। ठीक है, ट्रेन के चक्के में बनाया गया है। समझ में आ रहा है? अब जो है कि एक दूसरे से ट्रेन जो है और पटरी जो एक दूसरे से आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि सेम चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ नॉर्थ है तो सेम चुंबकीय क्षेत्र है, तो ट्रेन पटरी से आकर्षित होगा नहीं, तो ट्रेन अटक गया हवा में। ठीक है, ट्रेन कहाँ अटक गया, हवा में। कोई भी चीज हवा में है तो आपको पता है कि घर्षण कम होगा। ठीक है, तो घर्षण कम होगा तो ट्रेन काफी स्पीड से भागेगी, है कि नहीं? तो एकदम स्पीड से भागेगी। तो आप अंदाजा लगाइए, चीन ने चुंबकीय लेविटेशन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो चुंबकीय लेविटेशन का मतलब होता है सेम टू सेम चुंबकीय क्षेत्र को बनाना और ट्रेन को हवा में लटका देना। लेविटेशन का मतलब होता है हवा में लटका देना। अब 400 मीटर ट्रैक पे इसका परीक्षण किया गया और आपको अंदाजा होगा जान करके, ठीक है, आश्चर्य होगा कि 2 सेकेंड में उस ट्रेन ने 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पहुंचा दिया और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। तो हवा में लटकती ट्रेन को क्या बोलते हैं, मैगलेव ट्रेन बोला जाता है। और ये ऐसा कारनामा करने वाला चीन बन गया है पहला देश। ठीक है, यानी ट्रेन हवा में, पटरी जो है नीचे। क्यों भाई पटरी से ट्रेन क्यों नहीं संपर्क में आ रहा है? क्योंकि दोनों का चुंबकीय क्षेत्र सेम है, नॉर्थ है। ऊपर भी ट्रेन के चक्के में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉर्थ ही है। ठीक है, तो ट्रेन हवा में है, घर्षण कम है तो स्पीड ट्रेन पकड़ेगा। और स्पीड कितना पकड़ गया, 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पहुंच गया। और ये विश्व रिकॉर्ड चीन द्वारा बनाया गया। यानी तुरंत बैठेंगे आप ट्रेन में, प्लेन से पहले पहुंच जाएंगे। आप सोच सकते हैं कितना स्पीड होगा ये ट्रेन। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो चीन हम सबसे काफी ज्यादा आगे है और हम सबको अभी पहला बुलेट ट्रेन शुरू हुआ है, तो हम सब भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन काफी पीछे हैं, इतना जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार दिल्ली में कितने प्रतिशत से अधिक भूजल नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा अनुमेय सीमा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 20%। अभी आप जानते हैं कि इंदौर में एक घटना घटित हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई दूषित पानी की वजह से। तो वो सेप्टी टैंक का पानी आ गया था और लीकेज की वजह से। ये सब सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इस समय सरकार को जो है, मतलब ये नॉर्मल बात नहीं है कि 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है एक पानी पीने की वजह से, तो इसमें बहुत ज़्यादा कड़ाई की आवश्यकता है। और इससे क्या होता है कि नाइट्रेट युक्त पानी के प्रभाव से क्या होता है कि छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, यानी छोटे बच्चे जो है वो नीले पड़ जाते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एकदम याद रखिएगा, 38 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 20% इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस मच्छर की प्रजाति के कारण भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 तक था, इसको प्रभावित कर रहा है? तो अभी हाल ही में एक आक्रामक, ठीक है, मच्छर का प्रजाति आ गया है जो कि मलेरिया को बढ़ावा दे रहा है। तो 39 का फिलहाल आंसर हो जाएगा डी नंबर, एनोफिलीज स्टेफेंसी। एकदम याद रखिएगा, एनोफिलीज स्टेफेंसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए बताता हूं मैं आपको। तो भारत सरकार का कहना है कि भारत में तो हम सब अच्छे ढंग से छिड़काव वगैरह करते हैं तो मलेरिया जो है वो खत्म हो सकता है 2027 तक। लेकिन ये जो मच्छर आया हुआ है एनोफिलीज स्टेफेंसी, ये हमारे बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर के से होकर आता है। ठीक है, मतलब उधर ही फैला हुआ है, तो हमारे पूर्वी जो राज्य है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2027 तक मलेरिया खत्म करने का, ठीक है, उसको प्रभावित कर रहा है। 2027 तक इस क्षेत्र में शून्य मामले आने चाहिए थे और लगातार 3 वर्ष तक शून्य मामला आएगा तो 2030 तक भारत सरकार मान लेगी कि हम सबके कंट्री में अब मलेरिया नहीं है। लेकिन ये जो मच्छर आ गया है, जो कि मानना है भारत सरकार का कि ये म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से आ रही है, तो ये हम सबके जो 2027 के मलेरिया उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, उसके लक्ष्य को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है बांग्लादेशी म्यांमार वाले जो है अब हमारे कंट्री में मच्छर भी भेज रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, एनोफिलीज स्टेफेंसी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया?
तो 40 का आंसर हो जाएगा ए नंबर संथाली भाषा। आइए जानते हैं। देखिए, हाल ही में संथाली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया। इसमें ओल चीकी लिपि का प्रयोग किया गया है। जैसे हम सब हिंदी तो भाषा बोलते हैं, लेकिन लिपि कौन सा रहता है? देवनागरी रहता है। उसी प्रकार से संथाली भाषा बोलेंगे, लेकिन उसमें जो लिपि है वो किस चीज का, कौन सा लिपि है? तो ओल चीकी लिपि का प्रयोग किया गया है। याद करेंगे 92 अमेंडमेंट जब हुआ था 2003 में, उसमें 4 लैंग्वेज को शामिल किए थे हम सब 8वीं अनुसूची में, बोडो, डोगरी, मैथिली और इनमें संथाली भी शामिल था। तो ये भी एक याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कौन सा लिपि यूज हुआ है? ओल चीकी लिपि। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है संथाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में हाईकोर्ट के निर्णय में कहा गया 75% उपस्थिति या क्लास में न आने की उपस्थिति से किसी विद्यार्थी को एग्जाम देने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो किस उच्च न्यायालय का यह निर्णय है? तो स्टूडेंट तो काफी खुश होंगे जिनको स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि 75% उपस्थिति या क्लास में न आने की उपस्थिति से किसी भी स्टूडेंट को जो है एग्जाम देने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये 75% उपस्थिति जरूरी है। ऐसे भी स्कूली कल्चर काफी कम है, घर में पढ़ाई ज्यादा हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन माध्यम हो गया है। ठीक है, तो इससे बच्चे क्या है, जो इथिकली स्ट्रांग होने चाहिए, नैतिकता के आधार पे स्ट्रांग होने चाहिए, वो मिसिंग हो रहा है। तो हमको लगता है कि 75% उपस्थिति जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 42, विलेज डिफेंस गार्ड, ग्राम रक्षा गार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जम्मू क्षेत्र से संबंधित है। आइए मैं समझाता हूं। चलिए बात करते हैं ग्राम रक्षा गार्ड के बारे में। आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC, वहाँ पे हमेशा जो है आतंकवादी का खतरा बना रहता है। तो वहाँ पे गांव में आतंकवादी टेररिस्ट वगैरह घुस जाते हैं, जिससे कि गांव वाले को बहुत दिक्कत होता है। तो ये जो सीमावर्ती इलाका है, जम्मू के आसपास का सीमावर्ती क्षेत्र जो है, जो कि एकदम बॉर्डर से सटा हुआ है, उस वाले गांव में बहुत सारे लोगों को क्या है, सेना के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा आतंकवादी से लड़ने के लिए। इसके लिए एक यूनिट बनाया जा रहा है जिसका नाम है ग्राम रक्षा गार्ड, और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, तो जम्मू क्षेत्र में चिनाब घाटी जो है, चिनाब नदी का घाटी, वहां पे आतंकवादी के बढ़ते खतरे के बीच वहां के लोगों को सेना के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप कैसे टेररिस्ट से जो है वो लड़ाई लड़ सकते हैं, और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। तो ग्राम रक्षा गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस देश ने वहां के वनों में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, पेरू। समझाता हूं इसको भी। पेरू में जो अमेजन का जंगल है वहां पाया जाता है डंक रहित मधुमक्खी। आपको बता दें कि वहां पे जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं उसमें 80% जो प्रजनन होता है इस मधुमक्खी से होता है। परागन आप सब पढ़े होंगे क्या होता है। तो मधुमक्खी जो है मेल वाले फूल पे बैठती है, और उसका जितना भी कण है वो कहाँ चिपक जाता है, उसके पैरों में, और वो फिर दूसरे फूल पे बैठ जाती है जो कि बेसिकली वो फीमेल वाली फूल होती है। तो जिससे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है परागन का, और नए नए पौधे का जन्म होता है। तो ये इतना ज्यादा किफायती मधुमक्खी है कि 80% जो प्रजनन होता है पेरू के अमेजन के वन में, जो 80% वनों का प्रजनन होता है, वन जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं उसमें इस डंक रहित मधुमक्खी का योगदान 80% है। इसलिए पेरू सरकार ने इसे कानूनी अधिकार दिए हैं। जैसे कि मानव को अधिकार है, उसी तरह इसको कानूनी अधिकार दिए कि उस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं करेगा, प्लास्टिक का यूज नहीं करेगा, ठीक है, कोई इसके छत्ते को नहीं बिगाड़ेगा, है ना। ऐसा कानूनी अधिकार दिया गया है पेरू सरकार के द्वारा, क्योंकि ये वन को बचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। एकदम इसको याद रखना है हम सबको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्रदान किस देश द्वारा किया गया है? तो पेरू के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, NTRAF यानी नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क के लिए कितने स्केल बनाई गई है? तो इसका हिंदी में जो होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन रूपरेखा। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी नंबर 9। इसमें टोटल 9 स्केल बनाई गई है। आपको स्केल जब एक, यानी मान लेते हैं कि आप कोई चीज बनाना चाहते हैं, रिमोट बनाना चाहते हैं, ठीक है, अब आपके दिमाग में आया कि रिमोट को कैसे बनाया जाए, तो एक आप सरकार के पास गए कि मेरे दिमाग में आया है
कि हम ये चीज रिमोट बनाना चाहते हैं, तो सरकार बोली ठीक है अभी आपका बना नहीं है, ठीक है, तो आप अभी सोच ही रहे हैं, तो आपको हम $2 देते हैं। फिर आप एक दिन गए, अगले दिन स्केच बना करके कि हाँ रिमोट का इस प्रकार से स्केच है, तो सरकार आपको $5 दी। और एक दिन आप धीरे धीरे ऐसे ही स्केल करते करते आप एक दिन रिमोट बना करके गए, तब सरकार आपको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करेगी। तो टोटल 9 स्केल है, ठीक है। स्केल 1 में कम फंडिंग मिलेगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्केल 9 तक जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिलेगा। तो ये मेनली है आपका स्केल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते जाएंगे उसमें आपको स्केल वाइज आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रलय मिसाइल का साल्वो टेस्ट किया गया, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सतह से सतह पर मार करने वाली ये प्रलय मिसाइल है। आइए मैं बात करता हूं साल्वो टेस्ट के बारे में। क्या होता है साल्वो टेस्ट, जो डीआरडीओ द्वारा किया गया है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए पहले बात करते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, 500 किलोमीटर रेंज है, 1000 केजी तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, यानी इसमें 1000 केजी तक वॉरहेड भर सकते हैं। गति इसका साउंड से ज़्यादा है, 1 से लेकर के 1.6 मेक तक है। साल्वो टेस्ट क्या होता है? जैसे कि लॉन्चर है, ये क्या है? लॉन्चर है। लॉन्चर से एक मिसाइल निकला और तुरंत ही दूसरा भी मिसाइल निकल गया, तो ये हो जाता है साल्वो टेस्ट, यानी बैक टू बैक फायर करने का क्षमता, ठीक है, जिस मशीन में रहता है उसी को बोलते हैं साल्वो टेस्ट। तो साल्वो टेस्ट का मतलब यही होता है जो हम सब प्रलय मिसाइल के साथ किए, एक प्रलय मिसाइल निकला फिर तुरंत ही, ठीक है, तुरंत ही दूसरा प्रलय मिसाइल भी निकला, इसी को बोलते हैं साल्वो टेस्ट। एकदम याद रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, ये कुछ प्रलय मिसाइल की विशेषता है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम सब प्रलय मिसाइल का देखे थे पिछले सेट में, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो साल्वो टेस्ट इसी को बोलते हैं बैक टू बैक फायर करना मिसाइल का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा किस देश के हनीमादुहु में एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा मद्देनजर रखते हुए वहां निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मालदीव्स। तो मालदीव्स के सरकार द्वारा भारत से रिक्वेस्ट किया गया कि मालदीव में जो है ये जो हनीमादुहु है यहाँ पे पड़ेगा, हनीमादुहु में जो है एक एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव हमारे देश से रिक्वेस्ट किया गया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार द्वारा कुछ लोगों को वहां पे भेजा गया कि देखिए वहां पे बड़ा सा एयरपोर्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो उसके लिए अभी भारत सरकार द्वारा लोगों को भेजा गया है वहां पे निरीक्षण करने के लिए, उसके बाद इसका काम शुरू होगा जो भी इसका निर्णय आएगा। तो याद रखिएगा हनीमादुहु कहाँ है? तो मालदीव में है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 2023 के बीच यानी इस 28 वर्षों में कितने लाख किसान द्वारा आत्महत्या किया गया? एक रिपोर्ट आया है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4 लाख। 4 लाख किसानों द्वारा आत्महत्या किया गया है। अगर किसान की मृत्यु में टॉप राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा मृत्यु महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश का आता है, और 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। आत्महत्या को रोकने के लिए भारत सरकार के क्या क्या प्रयास हैं? तो पहला बीमा, एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरा है सम्मान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें पर साल जो है 2000 रुपया 3 किस्त में दिया जाता है, जिसमें टोटल 6000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में आते हैं। और तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, इसमें किसान को सस्ते ऋण मिल जाते हैं सस्ते ब्याज दर पर, ठीक है। तो ये कुछ जो है आत्महत्या को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयास हैं, लेकिन फिर भी ये अभी उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो और भारत सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसको याद रखेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को कब से लागू कर दिया है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 जनवरी 2026 से। आइए बात करते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये किसका मैप है? यूरोपियन यूनियन का। तो सारे यूरोपीय यूनियन के देशों द्वारा कहा गया कि हम सब जो स्टील या फिर स्टील इस्पात का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन जो है निकलता है। तो सारे कंपनी को कहा गया कि आप जो है CO2 का जो उत्सर्जन करते हैं उसके लिए, ठीक है, $20 प्रति टन देंगे, और स्टील जो है $100 प्रति, यानी टोटल इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? $120 प्रति टन CO2 का उत्सर्जन का फी जमा करने के बाद, टैक्स जमा करने के बाद।
लेकिन हम सब के कंट्री में क्या है, यानी भारत जैसे देशों में क्या है, हम सब CO2 को कम करने के लिए कोई ऐसा टैक्स तो लगाए नहीं है। तो हम सब का सामान मान लेते हैं कि $100 प्रति टन में बन जाता है और ये जाता है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, यूरोपीय यूनियन गया। यूरोपीय यूनियन में जाने के बाद क्या होगा, तब तो हमारा जो प्राइस है वो कितना है, $100 प्रति टन है, जबकि यूरोप में जो स्टील बना है उसका प्राइस कितना है, क्योंकि वहां पे CO2 टैक्स देना पड़ रहा है, तो टोटल है $120 प्रति टन। तो किसका स्टील बिकेगा, भारत का बिकेगा। तो यूरोपीय यूनियन का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से भैया आपके ऊपर भी $20 प्रति टन के हिसाब से, ठीक है, मतलब आपको भी CO2 का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जो आप कार्बन बनाए हैं, जैसे आप EU के बॉर्डर में घुसेंगे आपको CO2 उत्सर्जन का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो स्टील का दाम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और यूरोप में जो स्टील बना है उसका कम हो जाएगा। तो भारत का स्टील जो है वो बिकना बंद हो जाएगा यूरोप में। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ सकता है भारत पे। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो 5 वस्तु पे मुख्य रूप से जो है ये यूरोपीय यूनियन द्वारा क्या ये वाला टैक्स लगाया गया है, कार्बन टैक्स लगाया गया है। कार्बन के उत्सर्जन के लिए कार्बन टैक्स लगाया गया है। जानते हैं कौन कौन सा वस्तु है, तो ये 5 चीज से CO2 निकलता है, इस पे टैक्स लगाया गया है। एल्युमिनियम, उर्वरक, सीमेंट, विद्युत और स्टील। तो विद्युत, सीमेंट, उर्वरक ये सब तो हम सब सेल नहीं करते हैं यूरोप में, हम सब मेनली स्टील और इस्पात यानी स्टील और एल्युमिनियम सेल करते हैं। तो इस वाली इंडस्ट्रीज पे प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हम सबको एक्स्ट्रा CO2 टैक्स देना पड़ेगा CO2 को उत्सर्जन करने के बदले में यूरोप में, अगर हमको स्टील और एल्युमिनियम का सेल करना है। ठीक है, तो देखते हैं भारत सरकार क्या फैसला करती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49, AWD यानी अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग तकनीक किस फसल की खेती से संबंधित है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, धान। ठीक है, धान से संबंधित है। बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि ये AWD तकनीक क्या है। देखिए, धान के खेत में हमेशा पानी अवेलेबल रहता है। आप सब अपने गांव में देखे होंगे, हमेशा धान के खेत में पानी चाहिए ही चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो अगर थोड़ा सा भी वो पानी सूख जाएगा तो उसमें खरपतवार उग जाएंगे, और खरपतवार जैसे उगेंगे तो धान के खेत में CH4 का उत्सर्जन होता है, यानी मीथेन का उत्सर्जन होता है। बहुत ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक टेक्निक लाया है जिससे कि मीथेन का उत्सर्जन में भी कम हो जाएगा और जल भी कम लगेगा। क्या करना है, तो पहले जब आप पौधा रोपेंगे, ठीक है, रोपनी के बाद 1 से लेकर के 21 डेज के बीच में हम सब पानी फुल रखेंगे। फिर पानी सूखेगा, 21 से 65 डेज के बीच पानी सूखेगा, तब फिर पानी डालेंगे, फिर पानी सूखेगा, फिर पानी डालेंगे। ऐसा 65 दिन में 4 से 5 बार ही करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसी टेक्निक को हम सब बोलते हैं AWD टेक्निक। ठीक है, जिसमें जल का मात्रा जितना पहले लग रहा है उससे 30% कम लगेगा। CH4 जितना पहले उत्सर्जन हो रहा है उसका आधा हो जाएगा, यानी मीथेन 50% कम उत्सर्जित होगा इस टेक्निक के माध्यम से। तो ये एक टेक्निक है जो कि आप पैडी यानी धान के खेत में लगा सकते हैं, जिसमें धान जिस दिन रोपा जाएगा 21 दिन तक तो पानी भरा रहेगा। फिर जब पानी सूखेगा फिर पानी भरेंगे, फिर पानी सूखेगा, फिर पानी भरेंगे। ऐसा कर करके अगर हम तो करेंगे तो इस टेक्निक से हम सब क्रॉप्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रॉप्स आपका जितना अनाज उगना है उतना उग ही जाएगा, और इसमें जल जो है 30% कम, मीथेन 50% कम होगा। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने बच्चों के भरण पोषण के लिए तलाक के बाद भी फादर यानी पिता की जवाबदेही को माना है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय। यानी दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि मेल और फीमेल में तलाक हो भी जाता है तो आप फीमेल का नहीं करेंगे, यानी अपनी वाइफ का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पिता का होना चाहिए, वो उसका कर्तव्य होगा। ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो ये था 1 से लेकर के 7 जनवरी 2026 के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट साप्ताहिक वीडियो आएगा ये, यानी वीकली वीडियो आएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2026 के घटनाक्रम को देखेंगे, और इसका PDF जो है मैं 2-3 दिन के बाद शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो और काम योग है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस करंट अफेयर्स को आप सब नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।